दोस्तों, हमारी आज की कहानी है षड्यंत्र। आज सुबह सुबह जब रोहन अपने पालतू कुत्ते को घुमाकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी शिल्पा, जो बर्तन धो रही थी, गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे, क्या हुआ शिल्पा? किसी बात से नाराज हो क्या? रोहन ने पूछा। तो शिल्पा मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने जाते हैं, और एक हम हैं जिन्होंने इंडिया भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे गोलू और पिंकी भी कितने बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस नहीं होते। शिल्पा बोलती जा रही थी, लेकिन रोहन को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वो चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर शिल्पा बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था। फ्रांस घूमने गए हैं वो लोग। ये देखो, एफिल टावर की ऊंचाई से फ़ोटो खींचकर भेजी है मुझे। क्या नज़ारा दिखता है ऊपर से। सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। शिल्पा ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति रोहन से कहा। तो रोहन बोला, अरे शिल्पा, इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना। उन पर जो इच्छा होती है वो सब लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूर ही बनाना बेहतर है, जो अपनी फोटो दिखा दिखा कर दूसरे के घरों में आग लगाती फिरे। रोहन ने कहा। तो शिल्पा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, अरे, मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ। कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं ना। लेकिन तुम्हें मेरी कहने का फर्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी बोलती रहूं। आपको तो इत्मीनान से सिर्फ अखबार पढ़ने से मतलब है। इस अखबार से तुम्हें फुर्सत मिले तभी तो हमारे बारे में सोचोगी ना। शिल्पा ने गुस्से से कहा। तो फिर रोहन बोला, अरे, तुम मेरी अखबार के साथ सौतन जैसा व्यवहार क्यों करती हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे भी इस बारे में। ऐसा कहकर रोहन ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन रोहन जब ऑफिस से घर लौटा, तो उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। निराशा और नाराजगी उसकी चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर शिल्पा परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ। आप ठीक तो हैं। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या। अरे बताती क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो रोहन बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए रोहन ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। तो बच्चों ने फिर लिफाफा खोल कर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर शिल्पा बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है। किसी ने कुछ नहीं बोला तो शिल्पा ने वो लेटर लिया और पढ़ने लगी। तो हैरान रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और पूरी खुशी की नज़रों से उसने प्रकाश की तरफ देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है। तो फिर रोहन मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और फॉरेन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। ये सुनकर शिल्पा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तो फिर रोहन ने कहा कि मैडम, कैसा लगा हमारा सरप्राइज। चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश को पूरी कर देगा। आपका निठल्ला पति। अरे, तो पहले क्यों नहीं बताया। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड बेस्ट पापा। हम अभी अपने दोस्तों को बता कर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर शिल्पा ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा, ये तो बताइए कि हमें जाना कब है। बस अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमें। सोचते हुए शिल्पा रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई। रात के डिनर के समय ही विदेश घूमने की ही बात चल रही थी। तभी रोहन बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकाल कर ले आऊँगा। तुम लोग
अपनी सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो भी कुछ खरीदना है कल ही खरीद कर ले आएंगे। रोहन की इतना कहने की ही देर थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलता देख उनका कुत्ता टाइगर भी भौंकने लगा। उसी समय रोहन और शिल्पा का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर रोहन बोला, शिल्पा, हम विदेश जाएंगे तो टाइगर को कहाँ छोड़ेंगे? फिर शिल्पा भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात को तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, टाइगर को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि शिल्पा कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? शिल्पा ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आती कि टाइगर को कहाँ छोड़ें। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। शिल्पा की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, वह क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे ये तो काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर में छोड़ देते हैं। तुम लोग वहाँ पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर शिल्पा ने बुझे मन से फोन रख दिया। अगले दिन रोहन ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौटा। अरे रोहन, टाइगर को कहीं छोड़ने का इंतजाम हुआ या नहीं? शिल्पा ने पूछा तो रोहन बोला, नहीं शिल्पा, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम एक दिन का 2,000 रुपये लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? शिल्पा ने हैरानी से पूछा तो रोहन बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा, वो भी कम से कम एक दिन के 1,000 रुपये लेगा और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। ये बात को सुनकर शिल्पा और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर रोहन बोला, अगर कोई इंतजाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का इंतजाम कैंसल करना पड़ेगा। ये सुनते ही उनका बेटा गोलू बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ऐसा कहकर नाराज होकर वह अपने कमरे में चला गया। फिर शिल्पा बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी रोहन बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती है, वो भी अकेली? तो शिल्पा ने कहा, अरे रोहन, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही टाइगर की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगी। शिल्पा की बात को सुनकर रोहन बोला, अच्छा, लेकिन शिल्पा, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ तक बुलाया भी नहीं। हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो शिल्पा बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर टाइगर की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए शिल्पा ने रोहन की हाथ में फ़ोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, सपना देवी ने कहा। तो रोहन बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती। तो सपना जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही शिल्पा और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी रोहन के हाथ से फोन लेते हुए शिल्पा बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार
आप उन गांव वालों पर लुटा दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। आपके पोता पोतियों की भी आपकी प्यार की जरूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, सपना जी ने कहा। तो शिल्पा बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा अम्मा जी। आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। गोलू तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी है। इसलिए मैं तो कहती हूँ, आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। ये देखकर सपना जी मन ही मन फूली समा नहीं रही थी। वे खुद को रोक ना पाई और बड़ी खुशी से बेटे बहू की घर में जाने की तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष पहले सपना जी के पति का देहांत हुआ था। जब वो जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूं तो सरल स्वभाव के सपना जी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो सपना जी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्चा निकालने के लिए काफ़ी होती थी। बेटे बहू के घर के जाने के लिए सपना जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फी और कुछ अजीब स्नैक्स बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया था। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर सपना जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनके बेटा बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरे और बेटा बहू ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और दादी के दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर सपना जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाजा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर टाइगर उन पर भौंकने लगा, लेकिन सपना जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वो बिल्कुल शांत हो गया। ये देखकर शिल्पा ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उसके जाने के बाद टाइगर को सपना जी को ही तो संभालना था। गांव में खुशी खुशी जिंदगी जीने वाली सपना जी बेटे बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। रोहन उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था तो वहीं दोनों बच्चे ने भी अपने दादी का खूब मन लगा कर रखा। 3-4 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन शिल्पा सपना जी को घर का सारा काम समझाने लगी। टाइगर को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। और फिर बोली, हाँ माँ जी, सुबह सुबह टाइगर को पार्क में सैर करवाने के लिए ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टाइगर भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उनकी बातें सुनते हुए सपना जी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से शिल्पा की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फी बनाकर लाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए वे अपने बैग में से सामान निकाल कर ले आई और खुशी से गोलू और पिंकी को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी शिल्पा हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है। तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली
कि वो भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, तो इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन सपना जी ये सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो रोहन बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। हमें कल सुबह ही निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना। हम 10-12 दिनों में ही वापिस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह सपना जी को टाइगर के साथ छोड़कर वे सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये देखकर सपना जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, ये सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने टाइगर को भी बड़े प्यार से नहलाया। शिल्पा के बताए गए अनुसार उन्होंने टाइगर का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थैली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन टाइगर खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो सपना जी ने उन्हें प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो टाइगर भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उसके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार सपना जी उन्हें अपने थाली से ही खाना खिला देते और वो बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। सपना जी का किसी से बात करने का दिल करता तो टाइगर से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वो हर रोज सुबह शाम टाइगर को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते, तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर में आ जाते, तो कभी लूडो कैरम खेलते, तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी सपना जी काम में व्यस्त होते, तो बच्चे टाइगर के साथ खेलने लगते। सपना जी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थी, उन्हीं उन बच्चों को देती, तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता था। एक रात जब वह बिस्तर में सोने गई, तो उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वो बच्चा रोता ही जा रहा था। वो बाहर निकली तो देखा बच्चे के मम्मी पापा उन्हें आंगन में लेकर घूम रहे थे। बहलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, ना जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है, बच्चे की माँ ने सपना जी से कहा। तो सपना जी उसे तुरंत अंदर लेकर आई और उसके नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और सपना जी उसके साथ उसके भाषा में बोलने लगी, तो वो खिलखिलाने लगा। बच्चे के मम्मी पापा ये देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल के जादूगर हैं। आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। ये कहते हुए दोनों तो सपना जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है, जिस कारण वो रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि ना जाने क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए सपना जी भी अंदर आ गई। सोचने लगी कि बेटा बहू के गए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वे लोग अभी आए हैं और ना ही उन्होंने फ़ोन करके बताया, ये पूछने के लिए कि वो लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। सपना जी ने अपने बेटे रोहन को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ना जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कह कर गए थे। सोचते हुए सपना जी बिस्तर में जाकर लेट गई। एक सुबह जब सपना जी टाइगर को पार्क लेकर गई, तो वहीं शिल्पा की सहेली सुधा भी वही पार्क में आई हुई थी। टाइगर के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई। तो किसी पड़ोसन ने उन्हें बताया कि ये शिल्पा की सासू माँ हैं, जो गांव से आई हैं। तो सुधा उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं शिल्पा की सहेली हूँ, यही पास में रहती हूँ, सुधा ने कहा। तो सपना जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो सुधा बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी, जो यहाँ आ गए।
नहीं तो मेरी सहेली शिल्पा का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो सपना जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। फिर सुधा ने कहा, अच्छा वो सब छोड़िए आंटी जी, यह बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी। मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। तो सुधा ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो शिल्पा ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो सपना जी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुधा तो वहां से चली गई, लेकिन सपना जी सोच विचार में पड़ गई। टाइगर को लेकर वो घर वापस लौटने लगी। तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वे जल्दी से वहां गई तो कारण पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले रामदीन के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। ये सुनकर सपना जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे। इसी सोच में डूबी सपना जी टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंची तो तभी फोन की बेल बजी। सपना जी ने फोन उठाया तो उनके बेटे रोहन की आवाज आया, प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक है तो ना? टाइगर ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो सपना जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। टाइगर तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो रोहन ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे। आप वहां संभाल लेना। कहते हुए रोहन ने फोन रख दिया। तो पीछे से शिल्पा ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब ठीक तो है ना? हाँ शिल्पा, सब ठीक है। तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टाइगर भी। तो शिल्पा खुशी से बोली, देखा, माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना। और एक पंथ दो काज हो गई। टाइगर को भी केयर टेकर मिल गया और हमारी मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम बेफिक्रमंद होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ शिल्पा, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था। नहीं तो घर का सिक्योरिटी का खर्चा और टाइगर को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो जाता। रोहन ने कहा। फिर शिल्पा बोली, अब मेरी एक बात और मान लो। अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दे। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है। हर महीने बाबूजी की पेंशन तो आती तो है, इससे ज्यादा पैसे वो क्या करेगी। अरे शिल्पा, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। लेकिन रोहन, तुम्हारी माँ पैसे तो दे देगी ना? शिल्पा ने पूछा। तो रोहन बोला, अरे देगी क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है। उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यहाँ रोहन को लग रहा था कि उसने फ़ोन कट कर दिया है, जबकि फ़ोन अब भी चल रहा था और रोहन और शिल्पा जी की सारी बातें सपना जी सुन रही थी। बेटे और बहू की विचार जानकर उनकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद भी इतना नीचे गिर सकती है, केवल अपनी स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वाद माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है। लेकिन मेरा रोहन तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं था। काफी देर वो यूं ही गुमसुम से बैठी हुई आंसू बहाती रही। ना भूख लगी ना प्यास। रोहन की बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान टाइगर की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से सपना जी ने अपनी आंसू पोंछे
और टाइगर के लिए खाना ले आई। लेकिन टाइगर हमेशा सपना जी के खाने के बाद ही खाना खाता था, इसलिए ना चाहते हुए भी सपना जी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। शाम के समय जब सपना जी बाहर निकली तो पता चला कि रामधीन, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सुनकर सपना जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब रामधीन अस्पताल से घर वापस लौटा तो सपना जी उनसे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे। तो रामधीम बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से ये खुशी भी नहीं देखी गई। अब कैसे होगी बेटी की शादी, क्या करूं, समझ ही नहीं आता। कहते हुए रामधीन फूट फूट कर रोने लगा। रामधीम की हालत को देखकर सपना जी बोली, आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। सपना जी ने कहा। एक बेटी की पिता की लाचारी देखकर सपना जी से रहा ना गया और अगले दिन ही अपने गांव में फोन किया और पड़ोसियों से 1 लाख रुपए भेजने को कहा और ये भी कहा कि गांव में आने के बाद वो लौटा देंगी। अब सपना जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर सपना जी रामधीम के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। ये देखकर रामधीम बोला, अरे ये क्या है? खोलकर देखा तो पैसे देखकर वो चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? तो सपना जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना? फिर रामधीम बोला, अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे ये सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। सपना जी ने कहा तो रामधीम भरी आंखें लिए बोला, आपका ये एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे? तो सपना जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आसपास के सभी लोगों ने सपना जी के इस कदम की खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी रामदीम के मदद के लिए आगे आ गए और शादी खूब अच्छे से हुआ। अभी सपना जी घर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू शिल्पा का फोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे, खाना बना कर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, सपना जी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह सपना जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। आज उनकी पति की बरसी थी, इसलिए मंदिर जाने के लिए वह सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई और रसोई में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों में बांटने के लिए भी बनाया। टाइगर को घर में ही छोड़कर वह मंदिर चली गई। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेक कर भोग लगाया और पति की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगी। तभी उनकी नजर वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वो खाना देने के लिए उसके पास जाने लगी, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कद काठी से वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही सपना जी प्रसाद देने लगी तो उनकी नजर उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था जानकी देवी। देखते ही सपना जी का कलेजा धक से रह गया। जानकी, तुम मेरी सहेली जानकी ही हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए जानकी जी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब कैसे हो गया जानकी? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी, गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थी और बहुत आराम से रह रही थी। तो जानकी जी रोते हुए बोली, क्या बताऊँ सपना, दोनों बेटों की बड़ों शहरों में अच्छी नौकरी लग गई, तो फिर दोनों बेटों और बहुएं
हमें अपने साथ यहीं लेकर आ गई। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर पर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपनी हाथ को काट कर बच्चे को मत दो, पर मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया तो छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा ये हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर हो गई हूँ। दो दो बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हूँ कि किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊं। कहते हुए जानकी जी फूट फूट कर रो पड़ी। सपना जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्ध आश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। सपना जी अपने सहेली को घर लेकर आए। जानकी, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और ये लड्डू खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। बच्चों के लिए लेकर आई थी लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के लिए। विदेश जो जाना था, कहते हुए सपना जी की आंखें भर आई और नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बेल बजी। सपना जी ने दरवाजा खोला तो सामने रोहन और शिल्पा खड़े थे। लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर शिल्पा प्रश्नवाचक निगाहों से सपना जी की ओर देखने लगी तो सपना जी बोली, बहू, ये मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसलिए मैंने इसे अपने साथ। सपना जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही शिल्पा चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितनों दिनों से चल रही है ये समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? सपना जी हैरानी से बोली तो रोहन ने कहा, माँ, ठीक तो कह रही है शिल्पा, ये हमारा घर है, कोई वृद्ध आश्रम नहीं। ये सुनकर सपना जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ, वैसे तो ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हारी इस घर की और इस टाइगर की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज्यादा हैसियत कहाँ है मेरी? फिर मैं किस हक से अपने सहेली को यहाँ लेकर आ गई? अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम? तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपनी गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए सपना जी की आंखों से आंसू बहने लगी तो गोलू और पिंकी दादी को आकर लिपट गई और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातों सुनकर सपना जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वो अपनी औलाद से किसी चीज का उम्मीद नहीं करती। आंख मूंद कर वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपनी मम्मी पापा की विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। सपना जी की बात को सुनकर शिल्पा और रोहन को अपने गलती का एहसास होने लगा। तभी सपना जी अपने बहू शिल्पा से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई काम रह गई हो तो माफ कर देना। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? शिल्पा ने कहा तो सपना जी बोली,
मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे यहाँ बुला लिया था। तो रोहन बोला, माँ, हमने बहुत सोचा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सपना जी ने कहा, दुख तो मुझे ये सोच कर हो रहा है कि आज तक तुम अपने माँ के प्यार को ही समझ नहीं पाए। और बहू, तुम तो एक माँ हो ना, लेकिन फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती? अरे, मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमों के जिन पैसों पर तुम्हारी नजर है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। सपना जी की ये बात को सुनकर रोहन और शिल्पा शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए सपना जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली। तो रोहन और शिल्पा की आंखों से आंसू बह निकली। उसी समय साथ में रहने वाली घर में उसकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं। आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं हुई। मेरे तो सास ससुर नहीं हैं, तो मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी। सामने से आते हुए रामदीन ने उन्हें देखा, तो वो भी उनके पास चला आया और बोला, आपने जो हमें मदद किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वो सपना जी के चरण छूने लगा। तो सपना जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई मदद नहीं किया। मैं तो समझती हूँ आपने अपनी मौका का सेवा देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय गोलू और पिंकी के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक साथ बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर सपना जी की आंखें आंसुओं से भर आई। तभी शिल्पा और रोहन उनके सामने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रोहन बोला, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने गलती ही ऐसी की है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन अब तो माँ है ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ करती है। मैं अपनी गलती का माफी मांगता हूँ माँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। तो शिल्पा बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो सपना जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से बाकी का जीवन बिता लेंगे। सपना जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो टाइगर ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही सपना जी की आंखें भर आई। 1 महीने में उनका टाइगर के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन वो खुद को कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और जानकी जी के साथ ऑटो में बैठ गई। तभी टाइगर भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग टाइगर का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान हो गए। सपना जी ने उन्हें लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सपना जी उसे सहलाती हुई बोली, इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन ये बेजान जानवर प्यार की भाषा बाखूबी समझते हैं। अब टाइगर मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए सपना जी ने ओटे वाले को चलने का इशारा किया और गांव के लिए निकल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।